हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। प्रीलिम्स फॉर 2024 का रिजल्ट हैज़ कम आउट। दो तरह के जो हैं स्टूडेंट्स होंगे। फॉर वन, दिस मस्ट हैव मेंट द फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेस, राइट। आपका पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया है एंड नाउ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स मेंस, जो जिसके मार्क्स जो हैं डिटर्मिन करेंगे कि आपका रैंक आता है या नहीं आता है एंड किस तरह का रैंक आता है, राइट। Then there will be another category of students who unfortunately could not make it this time, right? या पढ़ाई में प्रेपरेशन में कुछ जो है भूल चूक हो गई। कई बार एग्जाम के दौरान हम कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सी सैट के कारण कई बार हमारा रिजल्ट जो है रह जाता है। रिगार्डलेस, प्रीलिम्स का एक ये जो एक फेज होता है, दैट हैज कम टू एन एंड एंड अब हमने मेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर रिजल्ट हैज बीन. Now for the students who will be writing mains 2024, this means that आपने एक fast paced journey जो है उसको cover करना है, right? Close to 70 days की journey जिसके अंदर आपने एक बहुत ही fast and smart strategy बनानी है to secure the best possible marks. क्यों? Because हमारा goal prelims clear करना नहीं, हमारा goal UPSC में rank लाना है. And honestly, the way prelims go on in recent years, nobody would want to write prelims again and again. आप एक ही बार में पूरी जर्नी को कंप्लीट करना चाहोगे, ठीक है। और यहाँ पे मेंस की सफलता पाने के लिए आपका ऑप्शनल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की होती है। और इस ऑप्शनल के अंदर ऑफन बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम ये टाइम जो है वो वैल्यू एडिशन प्लस रिविजन पे डालें या फिर प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग को, या अगर दोनों करना है तो हाउ डू वी एंड अप बैलेंसिंग द टू। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करते रहेंगे एंड ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके आंसर्स में, आपके मार्क्स नहीं आएंगे बिकॉज एग्जामिनर आपका ओरल एग्जाम नहीं ले रहा है। द ओनली वे द एग्जामिनर कैन गॉज वेदर योर नॉलेज इज अप टू द मार्क और नॉट इज बाय रीडिंग योर आंसर्स, ठीक है ना। इंपॉर्टेंटली इन आंसर्स में आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके आंसर का स्ट्रक्चर समझना है टू पुट फॉरवर्ड व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। तो क्वेश्चन को पहले आप कीवर्ड्स में ब्रेक डाउन करो, फिर उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, व्हाट है, हाउ है, व्हाई है, उसको समझो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर करो आंसर। आंसर के अंदर, कंटेंट के अंदर फोकस करो कि ये कीवर्ड रिच हो, इसके अंदर करंट एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक रिफ्लेक्ट कर पाओ वो भी हो। प्लस फॉर PSI और ऑप्शनल, इफ यू कैन ऐड स्कॉलरली एनालिसिस और सर्टन इंटरलिंकेजेस टू ऐड दैट एनालिटिकल एलिमेंट, दिस वुड बी अ फर्दर आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। अब इन सारी चीजों को बैलेंस करके प्लस विद ऑल्सो रिकॉलिंग द स्टैटिक टॉपिक जो कि आपने लिखना है, कैन बी अ टफ टास्क, बट इसको आप तभी पूरा कर पाते हो अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, राइट। द 3 A's यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। अडॉप्ट कीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, बिकॉज दिस विल नॉट ओनली मेक आंसर राइटिंग एज योर मसल मेमोरी बट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू कैन डू स्ट्रक्चर्ड वैल्यू एडिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर फ्रेमवर्क। तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़नी है, इनके ही थ्रू आप कर पा रहे हैं। यू अडेप्ट, right? So you understand where improvement is needed. How can you adopt your personality, your writing style to build on answers which are to the best of quality? And then obviously आपका adapt and very importantly attempt, राइट। ये रिफ्लेक्ट करना है आपने अपने फाइनल अटेम्प्ट में, अपना फाइनल जो आप पेपर लिखोगे उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और इसी के लिए आज 10 बजे मैं लाइव आऊंगी यूट्यूब पे। ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन इन, पर्टिकुलरली दोस्त PSI और ऑप्शनल के लिए जो हैं, क्योंकि हम एक लाइव स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करेंगे इन हाउ टू बेस्ट यूज दिस टाइम आफ्टर प्रीलिम्स। कितना टाइम आप वैल्यू एडिशन एंड रिविजन में लगाएं, कितना टाइम आप प्रैक्टिस करें, एंड व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग, ताकि आप अपने मेंस में PSI और ऑप्शनल में 290 प्लस मार्क्स जो है सिक्योर कर पाए।
वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर दोज ऑल्सो जो शायद प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, ये जरूरी टाइम है कि आप अपने ऑप्शनल की तैयारी बढ़िया तरीके से कर ले, ताकि प्रीलिम्स के बाद आप पैनिक मोड में ना जाएं। तो आप दोनों ही सेक्शंस जो हैं आ सकते हैं इन दिस लाइव, ज्वाइन में और अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। एक इंटरैक्टिव सेशन हम बनाएंगे। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग, हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, मैं एक वर्कशॉप भी लेके आ रही हूं विच विल बी ऑन 13th जुलाई, विच विल बी अ लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप। तो आज 10 बजे यूट्यूब पे हम स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एंड बिगिनिंग ऑफ आंसर राइटिंग को अप्रोच करेंगे, एंड देन एक लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप जिसमें हम हर चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, एंड इनफैक्ट आपको मैं लाइव प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, विल बी ऑन द 13th जुलाई। इसकी सारी डिटेल्स वेबसाइट पे है, जाइए और एनरोल कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप मेंस लिख रहे हैं इस बार, तो हमारा PYQs बेस्ड लाइव क्रैश कोर्स है, जहां पे लाइव ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करती हूं फ्रॉम द लास्ट 10 years. Plus, on the basis of these PYQs, especially for the dynamic sections of the paper, we have new questions on the topics जो कि सबसे relevant है, जिनका सबसे ज्यादा चांस है आने का पेपर में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ताकि आपको जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मिल सके और उसको कैसे आंसर में स्ट्रक्चर करना है वो भी आपको पता लग सके। पूरे इस क्रैश कोर्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम द लाइव लेक्चर्स, यू विल आल्सो गेट मंथली करंट अफेयर्स। तो अगर आप कोई भी PSIR के करंट अफेयर्स को मिस कर चुके हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेंगे, वैल्यू एडिशन नोट्स इसमें मिलेंगे, चीट शीट्स आपको मिलेंगी जिनका आप परफेक्ट यूज कर सके। एक डिटेल शेड्यूल अटैच किया गया है सो दैट यू कैन मैच योर रिविजन ऑफ PSIR ऑप्शनल एज वेल एज टेस्ट गिविंग विद दिस क्रैश कोर्स। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन PYQs। वेरी इंपॉर्टेंटली, देयर विल बी वीकली टेस्ट जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आधे क्वेश्चन PYQ से होंगे और बाकी क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस होंगे, राइट, नए रेलेवेंट टॉपिक्स के। प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 2 FLTs बेस्ड ऑन PYQs एंड 2 FLTs ऑफ न्यू क्वेश्चंस फॉर न्यू टॉपिक्स जो कि आ सकते हैं, जिनके मेजर चांसेस है ऑफ कमिंग दिस ईयर इन 2024. You will get model answers, video solutions, detailed evaluation and feedback. Plus, you will also get access to current affairs के PDFs, monthly current affairs PDFs as well as cheat sheets. ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन के अंदर 4 चांद लगाइए। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 5 जुलाई तक आप मेंस 24 का कोड जो है यूज कर सकते हैं, मींस 24 का कोड फॉर 10% ऑफ, राइट, 10% डिस्काउंट। कोई भी आपको प्रॉब्लम या डाउट है 1800-893-3043 पे कॉल कीजिए, या फिर इस ईमेल आईडी पे आप अपनी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके अपने फाउंडेशन के लिए पर करंट अफेयर्स में लैकिंग है, तो आप हमारा स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स कोर्स जो है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे एक PYQ के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहती हूं हाउ टू ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन, हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर एंड हाउ टू राइट अ गुड आंसर टू गेट टॉप मार्क्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल थॉट. Now the question says explain the sources of ancient Indian political thought. मतलब आपने एक 15 मार्कर के अंदर जितने भी sources of ancient Indian political thought आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने उन्हें क्विकली रिकाउंट करना है एंड उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। मतलब समझाना भी है कि अगर आप कोई सोर्स उठा रहे हैं तो व्हाट आर सर्टेन पॉलिटिकल थॉट्स, व्हाट आर सर्टेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज that you are deriving out of them as well, right? Which means therefore the breadth of the answer now goes very large, and you have to understand that जहां पे इतने broad questions पूछे जाएंगे, आपने ऑब्वियसली एक डीप लेवल एनालिसिस तो डीप एनालिसिस पेश करना है, बट इन दिस डीप एनालिसिस यू नीड टू नो वेयर टू स्टॉप। बिकॉज अगर आपने ये बाउंड्री सेट नहीं की तो आप एक ही सोर्स पे 2/3 ऑफ द आंसर एंड द टाइम जो है लगा देंगे एंड द रेस्ट ऑफ द सोर्सेज जो हैं वो छूट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने ब्रेथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, इंश्योर करना है दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज, बिकॉज आखिरकार क्यों ये आइडिया आगे रखा गया है, इसलिए रखा गया है आगे बिकॉज द एग्जामिनर एंड UPSC ऑल्सो नोज दैट देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जो कि अभी प्रेजेंट है, जो कि अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंड दे वांट टू सी व्हाट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सोर्सेज आर यू एबल टू पॉइंट टू, एंड उनमें से आप क्या क्या डिराइव कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इन क्वेश्चंस पे आपने ज्यादा फोकस ब्रेथ पे करना है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन देयर एनालिसिस जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट्स है उनको आगे रखना है. Now, how do you start this question? Now, a great starting point for this question can be by underlining the fact कि जब भी हम बात करते हैं political theory की, political science की, political philosophy की, political thought की, more often than not, the entire limelight has been taken by whom? By Western political thought, right? However, there has been an increasing interest in both the Eastern, the larger Eastern thought, and particularly the Indian political thought as well. Now, in the introduction, where we talk of this Eurocentrism, we can also underline the fact that this was a project which was undertaken by the colonial mandate as well. Right? Why? Because अगर आप continuously बोलोगे कि Indian thought या Eastern thought otherworldly है, spiritual है, तो आप बोल सकते हो कि इनका तो interest ही नहीं था. And they weren't modern in the fact that they weren't paying enough attention to politics, to power. Therefore, it makes sense for someone else from the West to come and take their place and teach them what power and politics is all about. Right? So, in a way, to ensure and assert their superiority, even in the political realm, one of the important things that was done by the colonial school of writers and thinkers was to negate the importance, negate the political importance of the thought जो कि available था in the Eastern or the Indian school. ठीक है, तो particularly हमने यहाँ पे भी introduction में remark किया है upon the work of Edward Said, right? So a great, right? So he divides the entire idea into Occident and Orient and tries to show that किस तरह से जो Western civilization है, the Occident has tried to overshadow the Orient, right? And now in the present scenario, as need for diverse thought, as need for multicultural thought, as need for multidimensional perspectives has increased, the importance to be given to Indian political thought has also increased. However, this isn't something new. ठीक है, इस पे ज्यादा एम्फेसिस अब होने लग गया है. इनफैक्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट ओनली, तो जब हम पेपर 1 पार्ट बी में देखते हैं, हम देखेंगे कि वहां पे भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है हाउ वन स्टडीज इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन द इंटायर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि चल रही थी उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन अ वे टू काउंटर the kind of superficiality or the white man's burden that the colonial school of thought had been imposing upon us, one of the basic ideas adopted in the 19th century was uncovering the history of India. ठीक है, ऑलरेडी हमें जो है पता लगने लग गया था, चीजें सामने आने लग गई थी कि किस तरह से इंडिया hasn't really started only with the Aryan civilization but in fact predated to the Indus Valley civilization. राइट, तो यहां से अब बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट हो गया था इन रीडिस्कवरिंग व्हाट इंडिया वाज ऑल अबाउट. एंड अगर हम इतनी सक्सेसफुल सिविलाइजेशन रहे थे तो ऐसे कौन कौन से टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि शायद पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली द हाई पॉइंट ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म कौन था? बंगाल था. एंड दैट इज व्हाई पर्टिकुलरली बंगाल में सुदीप्तो कविराज एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज यूज करते हैं. ही सेज हिस्ट्री ब्रेक्स आउट एवरीवेयर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि हिस्ट्री एकदम से पैदा हो गई, नहीं. The idea that suddenly everyone was rediscovering India's glorious past. They were rediscovering textual and other resources that pointed out to life in ancient India. किस तरह से ये ऑर्गेनाइज की गई थी, किस तरह से इस पे बातचीत चल रही थी, राइट? तो दिस वाज पर्टिकुलरली ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया. ठीक है, तो 19th सेंचुरी के अंदर आइडिया जो है इसकी शुरुआत हो गई. Now, very importantly, when we talk about Indian political thought, and particularly when we have to look at the sources of Indian political thought, अब यहाँ पे ना मैंने 2 पैराग्राफ्स किए हैं, आप इन 2 पैराग्राफ्स को कंबाइन भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे ये ज्यादा डिटेल इसलिए दी है so that it helps you revise certain things also, bear in mind certain things which you may have missed out on. But आप इन 2 पैराग्राफ्स को शॉर्टन करके एक शॉर्टर इंट्रोडक्शन बना सकते हैं
right? So mentioning about the ethnocentrism and rediscovery in 19th century in just 2 lines, and then moving to the fact that when we look at India in particular, or when we look at the political thought of India in particular, there is no boundary or no easy, compartmentalization which can be done between the secular and the spiritual thought, right? Because in India, the way of life has been deeply entwined, right? और ये हम आइडिया ना इवन मॉडर्न थिंकर्स तक देखेंगे when we even talk of Gandhi for that matter, right? That you have to understand that the secular and the spiritual were two sides of the same coin, and they went hand in hand with one another. And therefore, when we look at sources of India's political thought, we can't only focus on or can't just talk about secular sources in the sense that they had nothing to do with religion. In fact, there is hardly any text that only looks at the secular aspects of religion. ठीक है कि उसके beyond ही उन्होंने बात की है, spirituality को देखा ही नहीं है, because one included in the idea of राजधर्म, जब हम राजधर्म की बात करते हैं, किंगली ड्यूटीज की बात करते हैं, मोनार्किकल ड्यूटीज की बात करते हैं, इसके अंदर जो हमारा एस्पेक्ट था वेरी इंपॉर्टेंटली ऑफ what we regard as spirituality of religion, that also played a critical role. ठीक है, तो इसीलिए भिक्खु पारेख क्या कहते हैं कि इंडिया को जब हम देखते हैं तो धर्म और दंड दोनों को हमने एक साथ लेते हुए चलना है. That politics, organization of power, organization of law and order, दोनों के दोनों में धर्म एंड दंड इक्वल इंपॉर्टेंस के थे, इक्वल रोल प्ले करते हैं. एंड दैट इज व्हाई इंडिया के लिए भी व्हेन वी लुक एट द एंशिएंट इंडियन सोर्सेस, देयर विल बी मल्टीपल सोर्सेस व्हिच आल्सो इंक्लूड द रिलीजियस सोर्सेस, जिन्होंने बात की है कि उस दौरान हमने सोसाइटी एंड पॉलिटी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, तो एक बहुत वाइड एरे ऑफ सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं. टेक्सचुअल सोर्सेज में वी कैन स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रॉम वेद्स देमसेल्फ. ठीक है, तो हमारी श्रुति और स्मृति दोनों ही, चाहे वो वेद हो, चाहे वो हमारे धर्मशास्त्र हो, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे एपिक्स हो, एपिक्स लाइक महाभारत, रामायण, महाभारत के अंदर एक सब पार्ट ऑफ भगवत गीता, राइट, नीति सार, ये सारे हो, राइट, ये सब हमें एक इंसाइट देते हैं into the political aspect. Right now, very importantly, another part of the answer which we will also add. अब यहाँ पे क्या लिखा है? Look at the sources of Indian political thought. Textual sources can be one part. Another very important part can be the non-textual sources. राइट, अब इसके अंदर हम कॉइन्स वगैरह की बात नहीं करें क्योंकि वहां पे थॉट वगैरह नहीं आगे आता. राइट, वहां पे ये पता लग सकता है कि कौन रूलर था, राइट, क्या वो कर रहे थे, उनकी इकोनॉमी किस तरह की थी. बट अगर हमने नॉन टेक्सचुअल सोर्सेज की बात करनी है जो हमें पॉलिटिकल थॉट एंड कॉन्सेप्ट्स पे इलैबोरेट करके दे रहे हैं, these can also include other forms of written sources, जैसे कि inscriptions हो गई, edicts हो गए, है ना. तो अशोका के जो edicts हैं, जो रॉक पे inscriptions हैं, वो कितनी ग्रेट सोर्स है ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियाज. सिमिलरली inscriptions, पिलर inscriptions हो गई, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हो गई, ये सब भी बहुत ज्यादा मौजूद थी एंशिएंट इंडिया के अंदर. Therefore, a combination of these two sources can point to the prevailing thoughts and ideas which were prevailing in the which were important in the ancient Indian philosophy during the ancient Indian realm. Now, obviously, we start with our Ved, right? Or in Ved के अंदर भी, when we look at the entire society, they understood that the organization of society, in the organization of society, politics is of utmost importance. Therefore, how this politics is to be conducted, how the country, or at least whatever their conception of any sort of political organization was,
हाउ दैट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, किसके पास पावर होगी, हु गेट्स टू एंजॉय पावर, इन सारी चीजों के ऊपर वेद जो है इलैबोरेट करते हैं, राइट ना। सबसे पहले इन टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ गवर्नेंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, this was inadvertently very intimately linked with the way in which society itself was organized, right? और हमें पता है ऋग्वेद के जो लाटर हाफ था उसके अंदर तो पुरुष सुक्ता हेम जो है वर्ण आश्रम धर्म की बात करता है, ठीक है। और इस वर्णाश्रम धर्म में भी, राइट, इस वर्णाश्रम धर्म में भी वी कैन अंडरस्टैंड इट वाज somewhat referring to almost a platonic class divided society, right? Because हमें पता है that early Vedic period तक ये वर्णाश्रम धर्म जो है किससे रिलेटेड था, ये मेनली द आइडिया ऑफ मेरिट से रिलेटेड था, आपकी स्किल्स आपकी टैलेंट से रिलेटेड था, राइट। विच इज वाई वी से दैट वर्णास में रिलेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी अलाउड थी डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या स्किल्स हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज पावर, टू बी एबल टू रूल वेल, you could move up the varna hierarchy and be a part of the kshatriya order, which obviously ये जो division of labor है ये over time rather than being, हम क्या बोलते हैं ना, हम ये दो डिफरेंस करते हैं between achievement, एक अचीव स्टेटस होता है एंड एक अस्क्राइब स्टेटस होता है। अचीव स्टेटस होता है जो आप अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपने स्किल्स के बलबूते पे अचीव करते हैं, राइट। तो अगर आपसे यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं, आप एक आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो उसके साथ आपका एक सोशल स्टेटस भी अटैच्ड है। बट वो सोशल स्टेटस क्या है, वो आपने अचीव किया है, राइट। आपने मेहनत की, आपने बढ़िया तैयारी की, जिसके बेसिस पे यू वर एबल टू अचीव द सेम। ऑन द अदर हैंड, राइट, इफ your high standing in the society comes due to the caste you were born in, the religion you were born in, or money you were born in, right? But mainly the ideas of caste, class, caste privilege, right? The religious, say, majoritarian privilege, which you might also end up enjoying, ये आपके ascribed status के साथ associate हो जाते हैं, that basically you haven't really done anything to procure it. ये आपको इनहेरिटेंस, आपको आपकी एक जागीर है जो कि चलती आ रही है, आपके पेरेंट्स के कारण, आपकी जनरेशन्स के कारण, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उसके कारण ये आपको मिली है, ठीक है। तो बेसिकली जो वर्णाश्रम धर्म था, इस अचीवमेंट बेस्ड मॉडल से फिर अस्क्रिप्शन, एक एस्क्राइब्ड मॉडल की तरफ जो है ये बढ़ गया। बट इनिशियली व्हेन वी इमेजिन दैट डिविजन ऑफ लेबर, आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं प्लेटो की क्लास डिवाइडेड सोसाइटी के साथ, जहां पे जिनके अंदर क्षमता थी रूल करने की, जिनके अंदर टैलेंट, स्किल देखी गई थी, आइडेंटिफाई की गई थी, टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी, टू बी एबल टू गवर्न द सोसाइटी, they were supposed to be a part of whom the Kshatriya clan. Right now, very importantly, unlike the combination of the philosophers and the king, right, जो कि प्लेटो में हमें दिखता है कि यहाँ पे फिलोसोफर जो नॉलेजेबल थे एंड जो रूल कर रहे थे उनको कंबाइन कर दिया गया है। In our version of things, this is separate, right? So those who are knowledgeable, those who are wise, वो कौन है? वो ब्राह्मण क्लैन में थे। So now they were supposed to play an important role as पुरोहित्स, as priests, as even ministers, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो डिवाइन ऑर्डिनेशन थी ऑफ द किंग वो ब्राह्मण प्रोवाइड करते थे, एक गाइड करने में, डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल रोल प्ले करते थे। बट फिर भी जो रूलिंग का एक ड्यूटी थी वो क्षत्रिय क्लैन को दिया गया था, which can be comparable to say the auxiliaries of the Platonic class. And उसके बाद within the working class also there was a division made between the Vaishyas and the Shudras. However, over time जब ये ascribe होने लग गया, social mobility रुक गई, जिसके कारण problems भी जो हैं ये cultivate होने लग गई। In fact, when we talk of the idea of kingship, यहाँ पे आइडिया क्या एसोसिएटेड था? प्रजापति का आइडिया, कि गॉड के थ्रू ये अपॉइंट होके आए हैं, जहां पे अगेन इनकी लेजिटिमेसी के लिए कौन जरूरी है? ब्राह्मण जरूरी है। एंड ये इंश्योर करेंगे दैट इन द सेक्युलर वर्ल्ड, इन द लिविंग वर्ल्ड, इन आवर सोसाइटी, जो धर्म है, जो मॉरल कोड है, जो एक करेक्ट वे ऑफ लाइफ है,
वो इंश्योर किया जाता है by ensuring also the welfare of the people and the fact that rules and regulations of the social order are being followed. वेरी इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी, जहां पे बात करते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सभा एंड समिति, जो कि कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग को इनकरेज करती थी एंड इन फैक्ट मे हैव आल्सो इंक्लूडेड women एट द टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम. ठीक है, तो नाउ द आइडिया दैट किंग एग्जिस्ट करते हैं बट एब्सोल्यूटिस्ट पावर नहीं है. जो हम बात करते हैं ना, that when we look at sovereignty, we talk of a monistic idea of sovereignty, that there is only one and only king, और सिर्फ वही बात कर रहे हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं, वही सोर्स ऑफ जो है सॉवरेनिटी है. इंडिया में कभी भी इतनी ज्यादा मोनिस्टिक आइडिया नहीं था, राइट. किंग को बैलेंस करने के लिए देयर वाज द लार्जर आइडिया ऑफ धर्म, जो कि इवन राजधर्म बताता था, जिसको फ्लाउट नहीं कर सकते थे किंग. And then very importantly, in decision making also, we had certain bodies to help out such as Sabha and Samiti. Right? तो ये ideas, ये comparisons of किस प्रकार की sovereignty थी, drawing comparisons with Plato as well, can really enrich your answer. Then we move on to the idea of Dharma Shastras, जिनमें of primary importance is what we call Manusmriti. और ये मनुस्मृति की जो के अंदर जो आइडियाज हैं, उनमें पहली बार द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट हमें देखने को भी मिलता है, विच वाज अ सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी. राइट, तो इंडिया के अंदर चाहे ये धर्मशास्त्र हो, मनुस्मृति फॉर एग्जाम्पल, या फिर इवन बुद्धिस्ट कैनन हो, एक जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, वहां पे द आइडिया ऑफ मत्स्ययान, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, right, which basically is an answer to might is right. The bigger fish will always end up eating the smaller fish, right. जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो एक तरह से किसको रेफर कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट स्कॉलर्स यूरोप के अंदर जाके फाइनली मॉडर्न एज के अंदर इन थ्योरीज की बात करेंगे, तभी बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं that rather than the Western political thought, it was the Indian and the Eastern political thought which was way ahead of time, right? तो in fact शायद उन लोगों ने भी ये ideas हमसे लिए हो, because a number of these texts came to be translated into Arabic, into Persian, and eventually into the European languages, giving them access to all of these ideas. ठीक है, तो एक sort of state of nature का idea यहाँ पे पैदा हो जाता है, जहां पे माइट इज राइट चल रहा है एंड लोग ऑब्वियसली इस पूरे सिचुएशन से दुखी है, राइट, क्योंकि उनके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि अगर मैं किसी चीज पे काम करके कोई चीज हासिल भी कर लेती हूँ, कल को वो मुझसे शायद छिन जाए. ठीक है, तो अब ये सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट क्यों है? पहली चीज, क्योंकि मनुस्मृति में क्या होता है, दैट बाय अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे एक माइट इज राइट या मत्स्ययान के सिचुएशन में तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे एंड अप सेटिंग अप एन अथॉरिटी. And who's the authority? The authority is the first man, right? The man who embodies dharma in himself also, which is Manu. And very importantly, rather than drawing up of a contract between man and community, right? कि मतलब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम इस इंसान को बनाते हैं the source of authority, the sovereign, the ruler. The contract is now between man and God. तो भगवान ने उनको ऑर्डेन किया है कि आप इस काम के लिए उचित हैं, you are the person for this job and therefore you are supposed to perform this task to the best of your ability as well and to guide you to do the same. जिस तरह से हम देखते हैं, बात करते हैं लॉ, बात करते हैं ऑफ द नेचुरल लॉ, राइट, कि नेचुरल लॉ की गाइड करने के लिए जो है ये दिया गया था. हमारे यहाँ इंडिया में ये वर्जन विल बी इन द फॉर्म ऑफ धर्म, जो कि गाइड करेगा इस किंग को, मनु को, इन बीइंग एबल टू रूल फेयर. ठीक है,
और ये धर्म ही जो है एक तरह से शेप करेगा दैट व्हाट द रूलर इज अलाउड टू डू एंड व्हाट द रूलर इजंट अलाउड टू डू। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा ड्यूटी ओरिएंटेड। नाउ नेचुरल लॉ का क्या आइडिया था? नेचुरल लॉ इन द वेस्टर्न सिनेरियो बिकम्स वेरी राइट ओरिएंटेड, है ना, कि यहाँ पे राइट्स है हमारे पास, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड उन राइट्स को सेफगार्ड हमने करना है। धर्म का आइडिया यहाँ पे नाउ व्हाइल बीइंग नेचुरल और डिवाइन इन ओरिजिन, ये ड्यूटी बाउंड आइडिया हो जाएगा कि ये आप पे एक ड्यूटी सुपर इम्पोज करता है कि आपने किस तरह से अपने टास्क करने हैं, क्या क्या चीजें निभानी है, एंड यू हैव टू बेयर इन माइंड दैट द सेम इज डन। एंड यहीं से द आइडिया ऑफ राजधर्म भी निकल के आएगा दैट इवन द मोनार्क, है ना, वो ऐसा नहीं है कि ही कैन डू एज ही प्लीज, सो ही कैन बी अ टायरेंट, राइट। सो अनलाइक से प्लेटो क्या बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग को उनकी नॉलेज गाइड करेगी, उसी तरह से इंडिया में किंग को, मोनार्क को धर्म गाइड करेगा इन इंश्योरिंग कि वो राज धर्म का पालन करते हैं, उनको पता है कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं और उन ड्यूटीज को वो इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज हिंदू सोर्सेस, we know that there were multiple other schools also that came up, right? Particularly as we saw the Hindus, the school of Hinduism becoming more and more ritualistic in nature, we had certain counter philosophies come up in ancient India, chief amongst them being Buddhism and Jainism. Now इनमें बुद्धिस्ट कैनन के अंदर, राइट, हमें बहुत ज्यादा एंशंट जो पॉलिटिकल थॉट है उनके आइडियाज मिलते हैं, राइट। अगेन विद इन द बुद्धिस्ट कैनन, दीघ निकाय जो उनकी किताब थी, वो दोबारा इन्वोक करते हैं द कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट आइडिया ऑफ मत्स्ययान। हाउएवर यहाँ पे ये थोड़ा डिफर करते हैं फ्रॉम द काइंड ऑफ थ्योरी जो कि मनुस्मृति में दी गई, जहां पे मनुस्मृति की आइडिया was semi contractualist in nature, wherein the contract was divine in nature between God and the man. ना बुद्धिज्म के अंदर ये चीजें बदल जाती है, ठीक है, बदल जाती है बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली रादर देन रिचुअलाइजेशन और एक्सेसिव फोकस ऑन समवन एल्स प्लेइंग द रोल ऑफ ट्रांसलेटर ऑफ गॉड, बुद्धिस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स इजी. And therefore, here we see the genuine starting point of the Indian version of the contractarian tradition, jahan pe there is a contract drawn between the people and the authority. And this happens through the institution of what we call the Mahasammata or the Great Elect. जहां पे लोगों को अब समझ में आ जाता है कि अगर हमने एक अच्छा जीवन जीना है तो हमें कोई अथॉरिटी चाहिए जो कि लॉज बनाए, इन लॉज को लागू करे एंड इंश्योर करे कि इन लॉज का पालन किया जा रहा है, एंड इफ दीज लॉज आर फ्लाउटेड इन एनी वे व्हाटसोएवर, दैट पर्सन इज brought to punishment. Now what did they do? They said, listen, let's do one thing. Amongst all of us, whoever we think is the most capable, let's go ahead and elect that person, right? Now this is exactly what happens in modern electoral politics also, राइट। तभी हम बोलते हैं ना, आजकल हम बोलते हैं देयर इज अ प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन इलेक्शंस। सो रादर देन पार्टीज और रादर देन लुकिंग एट कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन इंसान खड़ा हो रहा है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एटलीस्ट 2024 के इलेक्शंस तक, 2024 के इलेक्शंस ने इस प्री को थोड़ा तोड़ा है। द मेजर फोकस वाज ऑन एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, राइट, विच इज वाई बीजेपी का पॉलिसी भी क्या था कि वो किसके नाम पे वोट मांगते थे, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, ठीक है, कि अगर आपने अपने प्रधानमंत्री को चुनवाना है, आपने इंश्योर करना है कि मोदी, राइट, तभी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, द आइडिया ऑफ टीना इज वेरी क्रिटिकल फॉर देम। आइडिया ऑफ टीना क्या है? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं जिनमें इतनी क्षमता है, तो इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि आप इस तरह से वोट डालें कि बीजेपी जीते, राइट, रिगार्डलेस ऑफ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन खड़ा हुआ है। 2024 के अंदर there was a slight change here where this entire Tina philosophy also got a little bit hurt, and साथ ही साथ में there was an increasing realization कि कितना जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुनाव में जीत के जा रहा है वो हमारे लिए भी काम करे।
तो महासम्मता का आइडिया ऐसे ही था कि जो सबसे डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल दैट वी थिंक इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर अस एंड प्रोटेक्टिंग अस एंड इंश्योरिंग दैट द स्टेट बिहेव्स इन अ गुड मैनर, हम उसको ग्रेट इलेक्ट बना देंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे भी आता है द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, ठीक है, और ये धम्मा का आइडिया इज वेरी क्लोजली टाइड टू दिस से जो हमारा वेस्टर्न या ग्रीक नोशन ऑफ वर्चू था, ठीक है। तो ये वर्चू, ये जो राइचियसनेस या ये जो वर्चू का आइडिया है, ये इम्बॉडी करता है द आइडिया ऑफ बुद्धिस्ट धम्मा एज वेल, राइट, कि हमने ये वर्चू को कल्टिवेट करना है लोगों में भी एंड हमारी जो अथॉरिटी है उसमें भी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इवन इन द बुद्धिस्ट नोशन, जहां पे ये पॉइंट करते हैं नॉन वायलेंस की तरफ, दे एनविसेज द आइडिया ऑफ अ चक्रवर्ती और द वर्ल्ड रूलर, राइट, जो कि इंश्योर करेगा द वाइडेस्ट एक्सपेंस पॉसिबल। हाउएवर द डिफरेंस हियर क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वायलेंट मीन्स यूज करके नहीं होगा, बल्कि लोग देखेंगे कि कितना अच्छा गवर्न करते हैं, कितनी अच्छी से चीजों से कंडक्ट करवाते हैं, इनके एथिक्स, इनकी वर्चू कितनी बढ़िया है, एंड देयरफॉर he or she will achieve universal supremacy on this ground, right? That is why we see even Ashok being imagined as Chakravartin, and ये चक्रवर्तन बनने के लिए एक मेन चीज जिसने उनको उनका साथ दिया था was his preaching of the Dhamma via the edicts, via sending his children also to various other countries, right? तो उनकी जो एक उनकी कैलिबर था, उसी को देख के लोग जो है गिवन कर देते थे, एंड जो एक बाकी देश है और बाकी टेरिटरीज है उनकी तरफ मुड़ जाते थे, बिकॉज दे रियलाइज द एबिलिटी ऑफ अशोक एज वेल। Now, after Buddhism, we come to more secular sources of political thought relatively. ये भी ऐसी बात नहीं है कि कौटिल्य के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर बात ही नहीं हो रही है रिलीजन की, नहीं, यहाँ पे भी है। यहाँ पे कौटिल्य को भी समझ में आ गया है कि मैंने अगर इंश्योर करना है वेलबींग ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सिर्फ दंड के बेसिस पे नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे धर्म भी इनकलकेट करना पड़ेगा to ensure that people end up listening to me, right? तो धर्म एक तरह से, जिस तरह से प्लेटो के लिए मिथ्स इतने इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह से कौटिल्य के लिए भी ये धर्म का आइडिया therefore will become very very critical. Now कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, this will be looked at as what we call as India's manual of administrators, right? Very at the very outset, बहुत ही clearly इसका मेन आइडिया क्या होगा? इन ensuring a well governed, strong state, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। एंड पूरी की पूरी अर्थशास्त्र बस जुड़ी हुई है इन इंश्योरिंग कि हम इस प्रकार का स्टेट कैसे इंश्योर करें ताकि जो विजिक्षु है, राइट, जो ये किंग है, ये अपने चक्रवर्तिन, इनके लिए भी जरूरी है एक्सपेंशन। इफ यू डोंट एक्सपैंड यू आर बाउंड टू फेल, राइट। तो ये एक्सपेंशन की जर्नी पे जो ये जाएंगे विजिक्षु, वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? अब एक्सपेंशन ऑन द आउटवर्ड कैन ओनली हैपन व्हेन इंटरनली देयर इज स्टेबिलिटी, व्हेन इंटरनली आपका डोमेस्टिकली जो आपका सोसाइटी है, पॉलिटी है, वो बढ़िया तरीके से एडमिनिस्टर्ड है। So he realized that there is a lot of give and take between the two. And that is why pehle he focuses on elaborating of what he calls the organic theory of state. Right? और इस organic theory of state में state को किस तरह से देखा जाता है? एक body की तरह देखा जाता है, एक natural organization की तरह देखा जाता है। तो जिस तरह से हमारी body function कर रही है, जिसके various limbs है, और इन सारे लिम्स के अंदर इंटरकनेक्शंस है, इंटरडिपेंडेंस है, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, उसी तरह से स्टेट की बॉडी के अंदर भी वेरियस लिम्स हैं, ऑल ऑफ विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, राइट। नाउ हियर यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड एग्जामिन एंड बहुत डिटेल्स में आपने नहीं बात करनी है लिम्स की, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन इजंट ओनली अबाउट कौटिल्य, right? So you have to move ahead very quickly
एंड टॉक अबाउट कि किस तरह से कौन कौन से आपके साथ है, जो लिम्स है, जो 7 अंग है. दिस इज स्वामी हु इज योर मोनार्क, देन यू हैव अमात्यास हु आर योर मिनिस्टर्स, देन यू हैव द जनपद विच इज बेसिकली योर टेरिटरी, यू हैव दुर्ग जो कि आपकी फोर्टिफिकेशंस है, यू हैव कोश जो कि आपकी ट्रेजरी है, यू हैव दंड द, अब ये दंड क्या है, द दंड इज द कोअर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट. दुर्ग एंड दंड आर द कोअर्सिव आर्म्स ऑफ द स्टेट, या जहां पे पुलिस, मिलिट्री, ये सब आ गए. एंड मित्र आर योर अलाइज, राइट, द स्ट्रॉन्ग अलायंसेस दैट यू फॉर्मुलेटेड विद द वेरियस अदर स्टेट्स अराउंड यू. एंड ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं इन बीइंग एबल टू मेंटेन द स्टेट. Again, Kautilya also realizes that to ensure that the king understands his duty, that the king performs his duty very well, there is focus on the idea of Rajdharm. Rajdharm ताकि जो monarch है, जो well-being है, इसको हम क्या कहते हैं, योगक्षेमा, राइट, योग, लोगों के वेलफेयर के लिए किंग जो है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे. And then very importantly in the performance of these duties, obviously because ये ancient time है, one way of increasing your strength was what? By capturing other territories, because you needed resources from those territories, you wanted tributes from those territories, and therefore to ensure कि आप अपने लोगों की ग्रोइंग डिमांड्स को फुलफिल कर पाए, एक्सपेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था. एंड दैट इज व्हाई Kautilya in detail also talks of the foreign policy aspect, particularly with the ideas of the Mandal theory, जहां पे वो डिवाइड करेंगे पूरी आपको टेरिटरी को इन एक्सपैंडिंग नोशंस ऑफ सर्कल, एंड हर वो जो एरिया ऑफ सर्कल है उसके अंदर डिटर्मिन होगा कि किस प्रकार का रिलेशनशिप है उस देश का विद योर विजिक्षु. तो वेरी इंपॉर्टेंटली एक ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी, तो हम केनेथ वॉल्स को देखेंगे जब न्यू रियलिज्म में, इसी प्रकार की एक स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है कौटिल्या ने आगे रखी है, वेरिन डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन इन अ टेरिटोरियल सर्किट हम आपको बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेंशन कैसे होनी है. एंड ऑब्वियसली देयर इज जस्ट नॉट वन मीन्स बट दे पुट अप द आइडिया ऑफ षडगुण कि किस तरह से एक्सपैंड भी आप कर सकते हो. तो 6-fold पॉलिसी जो है उन्होंने आगे रखी टू इंश्योर एक्सपेंशन एज वेल. Then when we look at the epics within the Mahabharata, there are various parts which are of utmost importance. The chief amongst them being Shanti Parv. शांति पर्व अगेन आपको एक आइडियल स्टेट, टीलियोलॉजिकल है इन मैनर. तो जिस तरह से रिपब्लिक थे, जिस तरह से पॉलिटिक्स थे, उसी तरह से ये एक आइडियल स्टेट आपको दिखाता है कि आपने सबसे बढ़िया गवर्नेंस कैसे इंश्योर करनी है. तो यहाँ पे अगेन स्टेट क्राफ्ट कैसे कैरी आउट होना है, डिप्लोमेसी कैसे कैरी आउट होनी है, किंग की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, किस तरह से इन्हें गवर्न करना चाहिए. All of this is dealt with in great detail, which is why even the Mahabharata, because it deals with all of these political aspects, has been called a नीति शास्त्र और a धर्म शास्त्र, because ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी ड्यूटीज एंड फंक्शंस कैसे निभाने. इसी का एक फॉलो अप comes in the form of the भगवद गीता. और भगवद गीता is seen as an immensely powerful text, as a very political text. यहां पे सबसे पहले बात करते हैं अबाउट बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव लीडरशिप, बिकॉज आखिरकार महाभारत क्या है. महाभारत इज अबाउट अ वॉर नॉट जस्ट बिटवीन अ फैमिली बट बिटवीन टू काइंड्स ऑफ लीडरशिप, बिटवीन टू काइंड्स ऑफ वेज ऑफ गवर्निंग. एंड यहाँ पे ऑब्वियस कर देते हैं कि ये किसे प्रेफर करते हैं. ये पांडव्स को प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज दे फील देयर लीडरशिप इज मोर बैलेंस्ड इन नेचर, मोर इंक्लूसिव इन नेचर, more welfare led in nature. Very importantly, unlike the Western political theory जो कि modern ages के अंदर देखेगी, the coming in of the just war theory, you know, कांट के टेक्स्ट से, ऑगस्टीन के टेक्स्ट से, महाभारत particularly भगवद गीता पहली बार just war theory का आइडिया आगे रखते हैं कि देखिए the Pandavas are fighting for the right reason, which is exactly what Krishna tells Arjun also. So when Arjun is
स्टक इन दिस डिलेमा, एक बहुत बड़ा डिलेमा उनको उनको सामने दिख रहा है कि देखिए मैं अपने ही भाइयों को, अपने ही टीचर्स को अटैक कर रहा हूं। तो कृष्ण उनको क्या सिखाते हैं, राइट? कर्म थ्योरी तो बताते ही है, निष्काम कर्म तो बोल रहे हैं कि आप अपने कर्म करते चलो, बट कर्म के अंदर सेंट्रल क्या है? द फाइट फॉर राइचियसनेस, द फाइट फॉर वर्च्यू। तो इसीलिए पांडव्स की जो लड़ाई है वो एक जस्ट वॉर है, इट इज फॉर द राइट रीजन, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ राइचियसनेस। ठीक है, तो एक तरह की जस्ट वॉर थ्योरी जो है ये आगे रखते हैं कि अगर लड़ाई होनी है तो you should be waging a war for the right reason, for the sake of righteousness, and not for the sake of selfishness and greed, which is exactly what the Kauravas are doing. ठीक है, तो अब ये जस्ट वॉर थ्योरी एंड निष्काम कर्म देखो इन लोगों के साथ जुड़ जाता है। साथ ही बताते हैं यही चीज लीडर्स को कि देखिए निष्काम कर्म अगर आपने करना है तो ये सिर्फ ऑडियंस नहीं, आपके सब्जेक्ट्स नहीं, आप पे भी लागू है। जिसका मतलब क्या है कि अब प्लेटो ने क्या किया था, ये समझते हैं कि देखिए अगर मैंने मोनार्क को बढ़िया मोनार्क बना के रखना है, मैंने इन्हें नेपोटिज्म के वैल्यू से, ग्रीड के इशू से दूर रखना है। उनका क्या वे आउट है? उनका वे आउट है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी अलोंग विद द एजुकेशन सिस्टम। भगवत गीता कहती है भैया इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, पीपल इंक्लूडिंग किंग्स कैन बी वेरी गॉड फियरिंग। ठीक है, कैन बी इंस्टिल इनकी इन द, आप पहले ही इंस्टिल कर दो द आइडियाज ऑफ धर्म कि देखिए आपने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, राइट? आखिरकार अगर आप बिना फल के सोचे ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी कितनी सैलरी है, मेरे पास कितनी धन दौलत है, मेरे बीवी बच्चे कितने फैंसी कपड़े डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, तो कहते हैं धर्म का आइडिया हमने इनकलकेट कर देना है इन सारे मोनार्क्स में। तो एक तरह से जो प्लेटोनिक एक्सपेक्टेशन थी कि ये करप्ट ना बने, ठीक है, दे डोंट गिव इन टू दीज प्लेजर्स, दिस ग्रीड, दिस नेपोटिज्म, ये इंश्योर करने के लिए भगवत गीता एंड महाभारत इज रिलाइंग ऑन द आइडिया ऑफ धर्म। ठीक है, तो ये जो एक आइडिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इवन टुडे व्हेन वी टॉक ऑफ bureaucracy, when we talk of ensuring transparency and accountability in bureaucracy, हम बात करते हैं of code of conduct, that listen, you are responsible to the people, you are here, you're a civil servant, right? You are here to serve the society, and serving the society requires that you perform certain duties rather than just enriching yourself. Then एक और epic which is Ramayana also becomes a major source, and यहाँ पे particularly ethical conduct and adherence to certain dharma while performing of duty and governance ये important है, right? Which is why again ऐसे text modern thought में even गांधी जैसे लोगों के लिए जरूरी हो जाएंगे, because ये क्या होंगे? These will be a source of ethics in politics for India, right? A source जहां से हम virtue derive कर पाए और चीजें सीख पाए। ठीक है, तो अब यहां पे इन्होंने एक आइडियल स्टेट किसको बनाया? वहां पे कैलिपोलिस है जो हम प्लेटो के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है? राम राज्य है। एंड इंपॉर्टेंटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसे फोकस किया गया, राइट? कि आखिरकार जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, डीपीएसपीज हैं, राइट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या है? ये ड्यूटीज ही हैं, ये गाइडलाइंस ही है जो कि दी गई है स्टेट को कि आप किस तरह से राम राज्य के करीब पहुंच सकते हैं, राइट? सो अगेन दीज वर द आइडियाज व्हिच वर प्रेवलेंट इन रामायण। इसके अलावा हमारे पुराण में भी हमको मिलती हैं यही सिमिलर आइडियाज कि मोनार्क के क्या रोल होने चाहिए, क्या इनकी ड्यूटीज होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो टॉक्ड ऑफ अनदर सोर्स व्हिच इज ऑफ फोक टेल्स, पंचतंत्र, राइट? तो जिस तरह से बच्चों की स्टोरीज एग्जिस्ट करती आई हैं वेस्ट के अंदर, इंडिया में काउंटर पार्ट क्या था इनका? पंचतंत्र थे। एंड इन फैक्ट विद इन द पंचतंत्र देयर वर आल्सो अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल लेसन्स कि आप किस तरह से चीजें जो है इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है बढ़ा सकते हैं, अलायंसेस को बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है इसे इंश्योर कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज में मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था, राइट? तो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी है, राइट, कि किस तरह से एक बार लेक किया होता है नेट एंड कबूतर सारे उसमें फंस जाते हैं, तो अब बेचारे कबूतर पैनिक होने लगते हैं कि हम क्या करें क्या करें, किस तरह से आगे बढ़े।
तो उनमें से उन्हें बताया जाता है कि देखिए पैनिक करने में एंड हर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए कोई फायदा नहीं है, तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है अपनाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच से। तो उसमें वो क्या कहते हैं, बोलते हैं सारे कबूतर एक साथ उड़ने की कोशिश करो, और जब आप एक साथ उड़ोगे तो जो नेट का भार है आप कलेक्टिवली उठा पाओगे एंड यू विल बी एबल टू गेट फ्रीडम। तो ये क्या है, नॉर्मल टेल से आपको ये सारी बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से ओरिएंटेड एंड जुड़ी चीजें जो है सिखाई जा रही थी पंचतंत्र के विद इन। Now, as I said, apart from all of these textual sources, there were also other sources which were of utmost importance, जो कि text based नहीं थी। ये कहाँ से आती हैं, इंस्क्रिप्शन से, रॉक इडिक्ट से, जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि इनकी पॉलिसीज के बारे में, इनकी प्रोक्लेमेशंस एंड आइडियाज के बारे में बताता था। राइट, सो फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट द रॉक इडिक्ट्स ऑफ अशोका द ग्रेट, ये बताते हैं किस तरह से धम्म को इम्बाइब करके ये प्रैक्टिकल रूल्स ऑफ गवर्निंग बनाते हैं अपने लिए भी एंड लोगों के लिए भी, जिसके थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज पे क्लैम्प डाउन किया जा सके, जो जनता है उसे ड्यूटी ओरिएंटेड बनाया जा सके, उसे लॉयल बनाया जा सके, राइट, वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके। ये सब हमें अशोकन आइडियाज में दिखता है। Then very importantly, Gupta times, the Gupta period, which is seen as the golden period of ancient India, यहाँ के लिए हमें मिलती है द अलाहाबाद पिलर की इंस्क्रिप्शन, जहां पे अगेन ये मेंशन करते हैं कि ये जो गोल्डन पीरियड था ये खुद नहीं आया, किस तरह से एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप स्टेट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इन स्ट्रेंथनिंग द स्टेट, a very important idea is upholding of justice, right? अगर आपने लोगों को खुश रखना है, then लोग should believe that justice is being done, justice is being meted out, which is exactly what the Guptas were able to do. Now, apart from northern India, you also should include sources from southern India, and southern India के अंदर चोला rule was of utmost importance, and इनकी जो inscriptions हैं हमें बताती हैं कि किस तरह से एक village led इकोनॉमी जो है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी जो है, एंड एक टेम्पल सेंटर्ड इकोनॉमी। तो चोला रूल्स के अंदर हम देखेंगे बहुत बड़े बड़े चोलास ने जो है मंदिर बनाए, एंड ये मंदिर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सिर्फ रिलीजन के सेंटर्स नहीं थे, दे वर आल्सो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, दे वर आल्सो सेंटर्स ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमी एंड ट्रेड। सो देयरफॉर इनकी जो फोर्टिफिकेशंस एंड सेफ्टी ऑफ सिटी भी थी, उसके सेंटर में कौन एग्जिस्ट करता था, टेम्पल। तो टेम्पल was a source of strategic thinking also, it was a source of education also, it was a source of power also, it was also a source of good governance। ठीक है, साथ ही साथ में it was the cholas जिन्होंने local governance के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। विलेज असेंबलीज जो है, सभास, वो किस तरह से काम करें, किस तरह से वहां पे डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, किस तरह से ये इंश्योर करता है दैट लास्ट माइल कवरेज ऑफ पावर पॉलिटिक्स इंश्योर किया जा सके। तो अगर हम मॉडर्न डे पे बात करते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स की, वन ऑफ द अर्लीस्ट वेज इन विच वी सी दिस हैपनिंग इज वाया द सभास इन द चोला पीरियड। Then very importantly, during this time is also the idea of gender and power। अब हमें पता है प्लेटो ने क्या बोला था, प्लेटो ने बोला था कि देखिए जेंडर के बेसिस पे डिवाइड नहीं हो सकता, औरतों में भी क्षमता है गवर्न करने की, something that Aristotle disagreed with। Now in the Indian context, if we look at the Kakatiya dynasties and particularly the inscription from the Kakatiya dynasty of this ruler called Rudrama Devi, राइट, तो ये हमें एक इंसाइट देता है इनटू जेंडर एंड पावर, जहां पे शी कम्स अप एज अ फीमेल रूलर, ये वेज करती है मिलिट्री कैंपेन्स अपने एरिया को सिक्योर बनाने के लिए, इसे एक्सपैंड करने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इन दिस रीजन। ठीक है, therefore while limited but in some manner women were also given some place as far as power politics were concerned, if they showed adequate skills, leadership values and the ability to carry forward these ideas associated with monarchical rule। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज हमें इन सोर्सेस से मिलते हैं, विच इज वाई वी सी दिस एज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जिसे अब हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। राइट, वेरी शॉर्ट में लिमिटेशंस, ऑब्वियसली लिमिटेशंस है कि देखिए
वन ऑफ द रीजंस ये हम बहुत वाइडली नहीं यूज कर पाते थे इज अगेन बिकॉज धर्म एंड दंड आर सो क्लोजली इंटरट्वाइंड, राइट? एंड एंशिएंट इंडिया के मेन सोर्सेज जो है हिंदुइज्म से आ रहे थे. सो गिवन द फैक्ट कि इंडिया जो है एक इतनी डाइवर्स कंट्री है, इनको सुपर इम्पोज करना स्पेशली ऑन पीपल हु बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज वाज थॉट एज बीइंग प्रॉब्लमैटिक. देन दिस कुड ऑल्सो अगेन, क्योंकि जैसे जैसे 19th सेंचुरी में रीडिस्कवरी चल रही थी, इट कुड लीड टू ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज. इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, एवरीथिंग अबाउट इंडिया वाज करेक्ट, एवरीथिंग अबाउट इंडिया वाज वंडरफुल. सो द इनएबिलिटी ऑफ करेक्ट द wrongs that we had done in the past which led to us being a colonized country, right? तो इसलिए ये over glorification was also problematic. However, despite all of these limitations, ancient Indian political thought एक counter set करती है to the Eurocentric school of philosophy, that we have some concrete ideas which were of utmost importance, context specific, and particularly ये जो हमारा area है यहाँ पे ये बहुत बढ़िया सूट करते हैं. And that is why even in his book, right, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अगेन यूज दीज रीसेंट एग्जांपल्स, राइट? उन्होंने कहा है कि अब इंडिया ने अपना ये जो एक पैसेज कवर करना है फ्रॉम बीइंग अ बैलेंसिंग पावर टू अ सिस्टम डिफाइनिंग पावर टू अ स्ट्रेटेजिक पावर इन द गोल्डन रेल्म, वी विल बी गोइंग the India way. We will be looking at our indigenous resources. We will be looking at our own ancient ideas in being able to make a trajectory towards becoming a global power. ठीक है?